हूँ आपके साथ सपना शुक्ला। यूपी की महाभारत का ये खास बुलेटिन आप हरदोई के कंपनी बाग से देख रहे हैं और आज बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या यूपी की सियासत में ब्राह्मण श्राप बहुत बड़ा माना जाता है या फिर जिसको ये श्राप लग जाए वो सत्ता से बाहर हो जाता है। मतलब हमारे कहने का है कि ये देखा गया है कि जिधर ब्राह्मण का रुख रहता है सत्ता उसी पार्टी की आती है, ये पुराना रिकॉर्ड भी कहता है। अब बीजेपी को भी ये डर है कि कहीं ब्राह्मण अगर नाराज हुए तो सत्ता से बाहर ना हो जाए। अब इसीलिए बीजेपी ने अपनी एक बड़ी फौज नेताओं की, खास तौर पर ब्राह्मण नेताओं की तैयार की है, जो कि जनता के बीच जाएगी, ब्राह्मणों के बीच जाएगी और बीजेपी सरकार की ब्राह्मणों के लिए क्या उपलब्धियां हैं वो गिनवाई जाएंगी। तो क्या है ब्राह्मणों को मनाने की रणनीति बीजेपी की, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हे विप्र शिरोमणि परशुराम, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। अपने हृदय की व्यथा कथा तुमको बतलाने आया हूँ। मशहूर लेखक की भगवान परशुराम पर लिखी ये लाइनें यूपी की सियासत पर सटीक बैठती है। युद्ध धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। ब्राह्मण वोट बैंक पर कब्जे की जंग चल रही है। बीजेपी राम राम करती रही तो सपा परशुराम पर आ गई। सवाल करीब 12% आबादी वाले वोट बैंक का हो तो बीजेपी भी भला पीछे कैसे रह सकती है। अब ब्राह्मणों की नाराजगी दूर कर उन्हें पाले में लाने का प्लान बीजेपी तैयार है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक में शामिल यूपी बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण चेहरे उसी प्लान का हिस्सा हैं, जिसके जरिए 403 सीटों पर ब्रह्म मंथन की तैयारी है। ब्राह्मण कहीं भी नाराज नहीं है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। जो भी धर्म के साथ रहेगा, जो भी सच्चाई के साथ रहेगा, जो भी पार्टी ईमानदारी के साथ रहेगी, कथनी या करनी में अंतर नहीं, जो भी जनता का पैसा लूटेगा नहीं, ब्राह्मण उसके साथ सदैव रहेगा। दरअसल जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर यूपी के बीजेपी सांसदों और मंत्रियों की बैठक हुई। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में हुई इस बैठक में बीजेपी ने ब्राह्मणों को मनाने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो सभी 403 विधानसभा सीटों पर जा जाकर ब्राह्मण वर्ग से संवाद करेगी। इस कमेटी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी शामिल हैं। दरअसल अयोध्या में राम राम के नारों की गूंज तो आपने सुन ही ली है। काशी में भी हर हर महादेव के नारों का जय जयकार गूंज चुका है और अब 2022 विधानसभा चुनाव सामने हैं तो जय परशुराम के नारे भी सियासी गलियारों में ताबड़तोड़ हलचल मचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आप समझिए कि यूपी की सियासत में ब्राह्मण अहम क्यों है। हालांकि प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जब जिस पार्टी की तरफ ब्राह्मण झुका है उस पार्टी की सत्ता हमने उत्तर प्रदेश में देखी है। तो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि क्यों है ब्राह्मण हर पार्टी के लिए अहम। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 12% है। आजादी से 1989 तक 6 ब्राह्मण सीएम बने हैं। 2007 में बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने थे। 2007 में मायावती ने जो सरकार बनाई थी उसमें ये बड़ा नारा भी था और ब्राह्मणों का साथ आना भी एक बड़ा फैक्टर था मायावती की जीत के लिए। 41 ब्राह्मण एमएलए के साथ मायावती सीएम बनी थी। 2012 में सपा के 21 ब्राह्मण एमएलए चुनाव जीतते हैं। 21 ब्राह्मण एमएलए के साथ अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2017 में बीजेपी के टिकट पर 46 ब्राह्मण एमएलए बनते हैं और 46 ब्राह्मण एमएलए के साथ बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो ये आपने देखा कि कैसे हर एक सरकार में ब्राह्मण एमएलए भी ज्यादा रहे हैं, साथ ही साथ उनका साथ आना भी सरकार बनने में सबसे अहम रहा है। अब 2017 विधानसभा चुनाव में 56 ब्राह्मण एमएलए बने हुए हैं। अब वो सीट हम आपको बताते हैं जहां पर 15% से ज्यादा हैं ब्राह्मण वोटर्स। और इसी बीच मैं आपको जानकारी दे रही थी कि 15 से अधिक ब्राह्मण सीटें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि कैसे एक के बाद एक दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं। कल जहां पर प्रधानमंत्री कानपुर में रहेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह भी हरदोई में, जहां से हम ये बुलेटिन कर रहे हैं, यहां पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों ने अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है। शायद यही वजह है कि सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में हार कर चुकाना पड़े। बात सत्ता पर विराजमान बीजेपी की करें तो सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यूपी में डेरा डाल रखा है। खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। दिसंबर में पीएम मोदी और अमित शाह यूपी के कई दौरे कर चुके हैं। वहीं अब जनवरी में पीएम के 3 प्रस्तावित दौरे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी दिसंबर में 3 बार यूपी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के बार-बार यूपी दौरों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ देखकर डर गई है। यही वजह है कि मोदी और अमित शाह रोज-रोज यूपी के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं जब इस बारे में राजनीति के जानकारों से बात की गई तो उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यूपी के दौरों को लेकर कई वजह गिनाई हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव जीतना कई कारणों से ज़रूरी है, जिसमें पहला तो प्राथमिक कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी जीत हासिल करने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता मजबूत और साफ़ होता है। और दूसरा ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के लिए एक दूसरी टर्म जीतना थोड़ा सा मुश्किल रहा है पिछले कई सालों में, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को भी तोड़ना चाहेगी। 2022 जीते तो 2024 की राह आसान, और यूपी में दूसरी बार लगातार ना जीतने की मिथक को तोड़ने के अलावा कुछ ऐसी और भी वजह बताई जा रही हैं जिनकी वजह से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार-बार यूपी आ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जब पीएम मोदी ने यूपी के सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया था तो हर कोई हैरान था। अब पीएम मोदी अपने उसी फैसले को सही साबित करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और बार-बार यूपी के दौरे कर रहे हैं। कि उनकी सरकार ने इस तरह की गवर्नेंस दी कि लोगों ने उनको दोबारा मौका दिया। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था तो कई जगह आश्चर्य भी हुआ था, सवाल भी उठे थे कि इनके पास कोई उस तरह का अनुभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से 5 साल में उन्होंने अपनी छवि बनाई है, तो इस निर्णय को सार्थक सिद्ध करने के लिए भी ज़रूरी है कि योगी ही के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसको दोबारा मौका मिले। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। करीब 30 साल पहले यूपी में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी। कल्याण सिंह सीएम बने, लेकिन बाबरी मस्जिद कांड की वजह से ज्यादा दिन सीएम नहीं रह पाए। इसके बाद दूसरी बार 1997 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। 2 बार राज्य में सरकार बना चुकी बीजेपी को 2002 के बाद वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 15 साल के इंतजार के बाद यूपी में सरकार बनी। यही वजह है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री इस बार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे यूपी की चुनाव की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए जा रहे ये तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस ला पाते हैं या फिर ये तमाम प्रयास जमीन तक पहुंचेंगे ही नहीं। कैमरामैन विशाल के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब ये समझ आ रहा है कि चुनावी समर में जरूरी हो जाता है कि बीजेपी आला कमान के नेता भी आए और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, उनका पार्टी के लिए इस तरीके से उनका पार्टी के लिए रैली करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे मिशन उत्तर प्रदेश साधने की कोशिश है प्रधानमंत्री द्वारा और गृह मंत्री द्वारा। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखिए जो कि कल से शुरू हो रहा है। 28 दिसंबर कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन है। कानपुर को मेट्रो की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है जो कानपुर के लिए भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा डेंस पॉपुलेटेड इलाका है जहां पर मेट्रो बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी मानी जाएगी
और इसी के साथ साथ विकास कैसे आगे दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसकी भी एक रूपरेखा बनाने की कोशिश है। 4 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। 8 जनवरी को वाराणसी को रोपवे की सौगात दी जाएगी। कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण। पहले भी हम काशी मॉडल देख चुके हैं कि बीजेपी सामने रखने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर से बीए काशी को बड़ी सौगात उनके ही सांसद द्वारा मिलने जा रही है। 9 जनवरी को लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर रैली होगी। ये बात तो हमने की प्रधानमंत्री के दौरे की, प्रधानमंत्री कैसे मिशन उत्तर प्रदेश साध रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कैसे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, विरोधियों पर निशाने साध रहे हैं और मिशन उत्तर प्रदेश उनका क्या है। तो 28 दिसंबर को हरदोई में उनकी एक जनसभा है, जहां से हम ये आपको स्पेशल बुलेटिन दे रहे हैं। हरदोई से ही लखनऊ में भी उनकी जनसभा है, भदोई में जनसभा है और वाराणसी में उनकी बड़ी बैठक होनी है। 30 दिसंबर को मुरादाबाद में जनसभा करेंगे गृह मंत्री, उन्नाव में जनसभा करेंगे अमित शाह और लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक भी अमित शाह द्वारा ली जाएगी। 31 दिसंबर को संत कबीर नगर में जनसभा होनी है, बरेली में रोड शो करेंगे अमित शाह और बरेली में एक बड़ी बैठक भी बीजेपी के चाणक्य द्वारा की जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ तो ग्राउंड पर हैं ही, मंत्री ग्राउंड पर हैं, विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन अब आला कमान और खुद चुनाव की कमान बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने हाथ में ले ली है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान पर डटे हुए हैं। लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं और लगातार सौगातें भी दे रहे हैं। प्रतापगढ़ को आज उन्होंने करोड़ों की सौगात तो दी ही, साथ ही विरोधियों पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सभी सियासी दल वोटरों को लुभाने की जुगत में है। बीजेपी भी सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सीएम योगी भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं। सीएम योगी आज प्रतापगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम ने प्रतापगढ़ में 554 करोड़ रुपए की 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर मिली नकदी की इतनी बड़ी खेप से दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। दरअसल नोटबंदी या उसके बाद में जिन मुद्दों के सहारे विपक्षी पार्टियां या अखिलेश यादव केंद्र और राज्य की सरकार को घेरते आ रहे थे, अब उन्हीं बिंदुओं पर अखिलेश यादव को घेरने और जनता में बेनकाब करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा पहुंचे सीएम योगी ने जन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए जमकर चुनावी माहौल बनाया। योगी ने कहा कि मैं सभी पूर्वजों को नमन करता हूं, जिन्होंने प्रतापगढ़ को बनाया और आंवले को वैश्विक पहचान दी। हमारी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से आंवले को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं आपके उन पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने प्रतापगढ़ को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि तो महत्वपूर्ण बनाया ही, लेकिन जिन्होंने आंवले के खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ जनपद को एक नई पहचान भी दी। और हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से अपार भीड़ को देखकर सीएम गदगद नजर आए। उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले 5 साल से सत्ता से बाहर हैं, आज उनके यहाँ दीवारों से किस तरीके से नोट पकड़े जा रहे हैं। जब दीवारों से पैसा निकल रहा है तब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना।
सीएम योगी पूरे फॉर्म में नजर आए, विपक्ष को निशाने पर लिया, साथ ही अपने शासन के दौरान हुए विकास को भी जनता के सामने रखा। वहीं विपक्ष योगी के हमले से बेचैन नजर आया और योगी पर करारा पलटवार किया। जहां तक व्यापारी जो कानपुर में पकड़ा गया उसकी बात है, अब खुलासा हो चुका है कि वो व्यापारी के तार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये छल प्रपंच और झूठ बोलने का काम बंद करे। ये व्यापारी जो भी था, ये भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी था। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। ऐसे में सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा विकास योजनाओं का लाभ मिल सके और इसी को लेकर वो पूरे प्रदेश का मैराथन दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छात्रों को योगी सरकार की सौगात कैसे मिल रही है, टैबलेट कैसे बांटे गए हैं और कैसे युवाओं को साधने की भी कोशिश है, ये हम आपको दिखाते हैं। छात्रों को योगी सरकार की क्या सौगात मिली है वो आप देखिए। अलीगढ़ के छात्रों को फोन टैबलेट दिए गए, इंटर टॉपर को 1 लाख का चेक दिया गया, शोभित वर्मा को 1 लाख का चेक दिया गया, 24 मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे गए, चेक बांटे गए, 24 छात्रों को 21-21 हजार का चेक दिया गया। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने फोन और टैबलेट बांटे, 200 छात्रों को पहले फोन टैबलेट दिए गए। सीएम योगी ने लखनऊ में ये फोन टैबलेट बांटे थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से फोन और टैबलेट बांटने का वादा किया गया और उसे पूरा करके दिखाया है योगी सरकार ने। अलीगढ़ में छात्रों को टैबलेट बांटे गए हैं। बहरहाल लगातार हम देख रहे हैं कि हर वर्ग को साधने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हर वर्ग का साथ आना जरूरी है अगर आपको पूर्ण बहुमत चाहिए, और मौजूदा सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। शायद यही कारण है कि 27 दिसंबर यानी कि आज का दिन साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया गया और आज 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर पहली बार गुरुबानी कीर्तन का आयोजन किया गया। अब इससे क्या संदेश मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, क्या बीजेपी देना चाहती है और क्या मौजूदा सरकार संदेश देना चाहती है, अब अच्छी तरह समझ रहे हैं। सीएम योगी का ये रूप तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन सीएम योगी आज एक नए रूप में नजर आए हैं। मौका था साहिबजादा दिवस का। इस मौके पर सीएम आवास पर गुरुबानी कीर्तन का आयोजन किया गया। सिख समुदाय के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद जी महाराज के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की अगवानी की। इससे पहले योगी ने गुरुद्वारे में जाकर मत्था भी टेका। सीएम योगी ने साहिबजादा दिवस को लेकर एक ट्वीट भी किया। योगी ने लिखा, देश, धर्म और मानवता के लिए बलिदान देने वाले साहिब श्री गुरु गोविंद जी महाराज के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी के बलिदान को समर्पित साहिबजादा दिवस पर उन्हें कोटिशः नमन। अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए साहिबजादा दिवस सदैव प्रेरणा देता रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा जब किसान बिल लाया गया तो इसका विरोध सबसे ज्यादा सिख समुदाय की तरफ से किया गया। लखीमपुर में भी जो हिंसा हुई उसमें भी सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी वर्ग में थी तो सिख वर्ग में ही थी। इन्हें तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने किसान बिल को वापस लिया और अब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सिख समुदाय की नाराजगी को दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम जगहों पर सिखों को साधने का प्रयास करते नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये तमाम प्रयास क्या सिखों की नाराजगी को दूर कर पाएंगे या फिर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश 2020 के बाद से साहिबजादा दिवस मनाने वाला पहला राज्य है। सीएम योगी ने सिख परंपरा को भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम बताया है। गुरु गोविंद सिंह जी तक एक शक्ति पुंज बनकर के, यानी भक्ति से शक्ति का एक अद्भुत संगम हम सबको कहीं देखने को मिलता है, तो वह भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम भारत की सिख परंपरा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य में सबका साथ, सबका विकास के संकल्प और भाव के साथ ही धार्मिक सद्भाव की ओर भी लगातार कदम बढ़ा रही है। हालांकि विपक्ष को
सीएम योगी के इस सद्भाव पर भी सियासत दिख रही है। राजनीति के कुछ जानकार इसे चुनाव से पहले सिख वोटरों को साधने की सियासत भी बता रहे हैं। ये कई सालों बाद इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिल रही है लखनऊ में, क्योंकि आमतौर पर सिख समुदाय के किसी भी इस तरह के आयोजन में प्रदेश सरकार की ओर से कोई एक प्रतिनिधि ज़रूर उपस्थित रहता था, क्योंकि वैसे भी सिख समुदाय का रिप्रेजेंटेशन सरकार में उतना नहीं रहता था। इसलिए सरकार कोशिश करती थी कि उनके कार्यक्रमों में कहीं न कहीं से उपस्थिति बनाई जाए। विपक्ष भले ही सीएम योगी को लेकर जो भी आरोप लगाएं, लेकिन योगी का ये सिख प्रेम आज का नहीं बल्कि पुराना है। इससे पहले भी 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर गुरबानी, कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया था। इससे साफ है कि सीएम योगी सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नारा जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर सरकार में आना है तो सबका साथ सबका विकास बेहद जरूरी हो जाता है, जो कि दिखाई भी दे रहा है। अब फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा। अब आएगा खाने में असली स्वाद, ट्राई कीजिए। प्रायोजक शीशा ग्रुप का ब्रह्मास्त्र डिटर्जेंट पाउडर व केक, कपड़े चमके शीशा जैसे। मेडिटच वेलनेस, अ यूनिक अफोर्डेबल फार्मा सॉल्यूशंस। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी। 011 25 54 25 54। प्रस्तुतकर्ता बैद्यनाथ। संपूर्ण च्यवनप्राश है वही जिसकी विधि हो सही। कल कानपुर मेट्रो की सौगात देंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी करेंगे शिरकत। कल से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम लखनऊ में राजनीतिक दलों के साथ बैठक। कोरोना संक्रमण पर हो सकती है चर्चा। पीयूष जैन के तहखाने में पहुंचा जी मीडिया का कैमरा। कन्नौज में इत्र कारोबारी के काले खजाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर। तहखाने में सोने और कैश का अकूट भंडार। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए इत्र कारोबारी पीयूष जैन। पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 194 करोड़ रुपए के साथ सोने की कई सिल्लियां बरामद। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया उद्घाटन। हेमा मालिनी, राजू श्रीवास्तव जैसी हस्तियां हुई शामिल। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर सरकार का फैसला। प्रस्तुतकर्ता बैद्यनाथ। संपूर्ण च्यवनप्राश है वही जिसकी विधि हो सही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूरा दिन हर खबर। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कल कानपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कानपुर को एक बड़ी सौगात देंगे। कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कानपुर में कल जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो कल कानपुर का उनका कार्यक्रम तय हो चुका है और कल कानपुर वालों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेट्रो का लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं। पहले चरण का मेट्रो का कार्य पूरा हो चुका है और सफलतापूर्वक इसका ट्रायल भी किया गया। अब ये मेट्रो की सवारी कानपुर के लोग कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के बाद सीतापुर को कई सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी ने सीतापुर में 116 करोड़ की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में विकास के काम किए। उन्होंने कहा कि जन विश्वास यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में दीवारों से पैसा निकल रहा है। इन पापियों ने देवी लक्ष्मी की दीवारों में बंद करके रखा था। देवी लक्ष्मी का रूप नोट के रूप में दीवारों में रख दिए गए थे और अब यही बबुआ नई नौटंकी कर रहे हैं। जेब में बोतल लेकर घूम रहे हैं, स्वीडन की बोतल लेकर घूम रहे हैं। देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां। 117 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास